नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 9 सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 38 फीट ऊंची ग्रेनाइट प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच का मार्ग कर्तव्य पथ, जिसे कर्तव्य पथ अब कहा जाएगा, पहले राजपथ कहा जाता था, उसका इन्होंने उद्घाटन किया। कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। ज्ञात हो कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मिले एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे इलाके को कर्तव्य पथ कहा जाएगा। सरकार के मुताबिक पूर्ववर्ती राजपथ सत्ता का प्रतीक था और उसे कर्तव्य पथ नाम दिया जाना बदलाव का परिचायक है और यह सार्वजनिक स्वामित्व तथा सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाके में भीड़ के कारण बुनियादी ढांचे पर पड़ते दबाव व सार्वजनिक शौचालय, पीने का पानी, स्ट्रीट फर्नीचर और पार्किंग स्थल की पर्याप्त व्यवस्था जैसे बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण राजपथ का पुनर्विकास किया गया है। इसमें वास्तुशिल्प का चरित्र बरकरार रखा गया है। कर्तव्य पथ बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं से युक्त होगा, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लान, हरे भरे स्थान, नवनीकृत नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुविधाएं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल होंगे। इसके अलावा इसमें पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि के समय जलने वाली आधुनिक लाइट से लोगों को बेहतर अनुभव होगा। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भारी वर्षा के कारण एकत्र जल का प्रबंधन, उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसी अनेक दीर्घकालिक सुविधाएं शामिल हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स PP-15 क्षेत्र से विघटन प्रक्रिया शुरू की। उज़्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन से लगभग एक सप्ताह पहले सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया की घोषणा की गई है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे। भारत चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जिससे पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 क्षेत्र में 2 साल से अधिक समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो जाएगा। भारत और चीन की सेना ने जारी किया संयुक्त बयान। भारत और चीन की सेनाओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि पीछे हटने की प्रक्रिया की शुरुआत जुलाई में हुई 16वें दौरे के उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का परिणाम है। बयान में कहा गया, भारत चीन के बीच 16वें दौरे के कोर कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति के अनुसार 8 सितंबर 2022 को गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 क्षेत्र से भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित एवं नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है, DRDO और भारतीय सेना ने ओडिशा तट से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली के 6 उड़ान परीक्षण किए।
ओडिशा तट से सतह मार करने वाली त्वरित प्रक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली के 6 परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ओडिशा तट से सतह हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली 6 परीक्षणों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया गया। यह मिसाइल 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर रेंज तक के रेंज में आने वाली दुश्मन की मिसाइलें, विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को नष्ट कर सकती है। ये है मिसाइल की खास बातें। इस मिसाइल की लंबाई 98 फीट है। ये मिसाइल 5,758 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। इससे दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिल पाता है। यह किसी भी मौसम में और किसी भी जगह से दागी जा सकती है। दुश्मन इसके कम्युनिकेशन सिस्टम में रुकावट नहीं कर सकते हैं। इसकी मदद से दुश्मन के रडार को फेल किया जा सकता है। एक बार लक्ष्य लॉक हो जाए तो उसे कोई बचा नहीं सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, टोक्यो में दूसरा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया। जापान में होने वाली दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने समकक्ष यासुकाजु हमदा से मुलाकात की। सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष द्विपक्षीय रणनीतिक और विशेष व वैश्विक साझेदारी एक स्वतंत्र, मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट टॉपिक, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने नई दिल्ली में भारतीय छात्रों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो अभी दौरे पर थी कुछ दिनों पहले, शेख हसीना ने बुधवार को 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की सराहना की और उनके वंशजों को छात्रवृत्ति से सम्मानित किया। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के युवाओं को पहले की तरह उनके नेताओं की तरह बातचीत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री हसीना जो भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के वंशजों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति से सम्मानित किया। 10वीं कक्षा के 100 छात्रों और 12वीं कक्षा के 100 छात्रों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान करना उन भारतीय नायकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों भारत और बांग्लादेश के युवाओं को अधिक निकटता से बातचीत करने और साझा इतिहास से जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वे भविष्य के नेता हैं और सीमा पार के नेताओं को निकट सहयोग में काम करना चाहिए, जैसे हमारे नेताओं ने अतीत में किया था। नेक्स्ट हेडिंग है, भारत यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में 191 में से 132वें स्थान पर है। इस साल जो 2021 में हुआ है उसमें 132वें पायदान पर खिसक गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मानव विकास सूचकांक HDI में भारत 191 देशों में 132वें पायदान पर खिसक गया है। ये 2021 का, ये 22 का ही रिपोर्ट है, लेकिन ये 2021 के नाम से है। 21 का 22 में हुआ है।
191 देशों में 132वें पावदान पर खिसक गया है। 2020 में भारत 131वें पायदान पर था। भारत का 0.6333 का HDI मान देश के मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है, जो 2020 के रिपोर्ट में इसके 0.645 से भी खराब है। 2020 में भारत की स्थिति 2 पायदान नीचे खिसकी थी। UNDP 2021 की 191 देशों की सूची में भारत 132वें नंबर पर रहा। 2020 में हम 189 देशों की लिस्ट में 131 स्थान पर थे। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान से इस मामले में पिछड़ गया है। इस लिस्ट में श्रीलंका 73वें, चीन 79, बांग्लादेश 129वें, भूटान 127वें नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान 161वें और नेपाल 143वें और म्यांमार 149वें नंबर के साथ भारत से पीछे हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीम इंडिया की भावना के साथ सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील की। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ था। सहकारी समितियों के विकास के लिए एक टीम इंडिया की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा, विभिन्न राज्यों को एक ट्रस्टी की भूमिका में आना होगा। अगर हम सहकारिता आंदोलन से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक दिशा और एक नीति का पालन करना होगा। सहकारी समितियों की समान उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया और इसके लिए उन्होंने कहा कि नई सहयोग नीति की आवश्यकता होगी। सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाने और उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 2002 में सहकारी समितियों पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी समितियां स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थानों के रूप में काम करती हैं। हमारी समितियां अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सहकारिता मंत्री शाह ने एक मजबूत सहकारी आंदोलन के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PSCS को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट में भाग लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट में भाग लिया है। ये नेक्स्ट हेडिंग है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल अफेयर्स दक्षिण एशिया द्वारा आयोजित एशिया आइडियाज समिट में इंडिया आइडियाज समिट में भाग लिया। इस आयोजन का विषय था अमेरिका भारत में समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। इस अवसर पर अमेरिकी कंपनियों के CEO और शीर्ष प्रबंधक मौजूद थे। भारत अमेरिकी रिश्तों की बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारत और अमेरिका का समाज समान है और उनके साझा मूल्य हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास भारत अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने जुड़वा संयुक्त और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश के लिए दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच
अधिक शैक्षणिक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का भी आह्वान किया। उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत करते हुए श्री प्रधान ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण का महत्व बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करते हुए उन्होंने 21वीं सदी के शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने और एक जीवंत भविष्य तैयार कार्यबल के निर्माण में इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। एनईपी में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर फोकस के बारे में बताते हुए मंत्री श्री प्रधान ने तेजी से बदलते शिक्षा और कौशल परिदृश्य में अमेरिका के संस्थानों और कंपनियों का आह्वान किया कि वे भारत के साथ साझेदारी करें। उन्होंने कहा, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, इच्छुक आबादी, ज्ञान आधारित समाज और नीतिगत सुधार भारत के अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहा है। भारत में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहा है। भारत में एक बड़ी युवा और शिक्षित आबादी है जो विश्व स्तर पर किसी भी उद्योग के लिए एक संपत्ति है। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को $45 करोड़ मूल्य के F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रखरखाव के लिए $45 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। पाकिस्तान को यह वित्तीय मदद इसलिए दी जा रही है ताकि वह वर्तमान और भविष्य में आतंकवाद रोधी खतरों से निपट सके। पिछले 4 सालों में इस्लामाबाद को दी जा रही यह सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने 2018 में आतंकवादी संगठनों, अफगान तालिबान तथा हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर उसे दी जाने वाली करीब $2 अरब की वित्तीय सहायता निलंबित कर दी थी। अमेरिकी संसद को दी एक अधिसूचना में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए संभावित विदेश सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हेडिंग है 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। पहली बार साक्षरता दिवस 1966 में मनाया गया था। तब से इस दिन को मनाने की शुरुआत हो गई। इतिहास इसका है, यूनेस्को में 7 नवंबर 1965 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया था। इसके बाद हर साल 8 सितंबर 1966 से विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाने लगा। थीम है, इसकी थीम है, निर्धारित थीम होती है हर साल साक्षरता दिवस की। तो 2021 में इसकी थीम थी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। ये 2021 की थीम थी, इस विषय पर थी। इस साल साक्षरता दिवस 2022 की थीम ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस क्या है? थीम क्या है 2022 की? ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। नेक्स्ट हेडिंग है 8 सितंबर को मनाया गया विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे हिस्ट्री इसका है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस जो हर साल 8 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है, लोगों को फिट और हेल्दी रखने में फिजियोथेरेपिस्ट की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के प्रति धन्यवाद देने के उद्देश्य से इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशन को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है।
फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा अपने पेशेंट के लिए किए जाने वाले कार्यों को स्वीकार करने और उनका सपोर्ट करने का अवसर देता है। साथ ही ये दिन फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशन को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे का इतिहास। जानकारी के अनुसार वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी को 8 सितंबर 1996 को नामित किया गया था। वर्ष 1991 में स्थापित यह दिन वैश्विक फिजियोथेरेपी समुदाय की एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। दुनिया भर के भौतिक चिकित्सक इस दिन को मनाने के लिए एकता और सद्भाव के साथ इकट्ठा होते हैं और इस खास मौके को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, आज का करंट अफेयर इस तरह समाप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और जो भी नोटिफिकेशन आइकॉन बेल है उसको दबा लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और जो भी नए नए अपडेट्स हों वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और हमारा वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।